मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास विज्ञान विषय में पाठ 11 पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग। जंतुओं और पादपों में परिवहन। इसमें हमने देखा परिसंचरण तंत्र के बारे में, रक्त नलियों के बारे में, हमारे हार्ट यानी हृदय के बारे में, किस तरह वो काम कर रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह एक डॉक्टर जो है वो हमारी हार्ट बीट्स या हृदय स्पंदन को नापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र को काम में लेता है। उसकी बनावट भी हमने देखी और आज हम लोग अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको और क्रियाकलाप 11.2 करते हैं। स्टेथोस्कोप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो देखेंगे। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास यानी चौड़ाई की कोई कीप लीजिए। क्या लेना है आपको? एक फनल लेनी है, कीप लेनी है आपको 6 से 7 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई हो। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी हो कसकर लगाइए, है ना। कीप के एक जो नीचे वाला सिरा है, संकरा सिरा, उस पर रबड़ की नली लगानी है। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। चित्र 11.5 बी की तरह। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे पर, ये देखिए आप, ये कीप है, नीचे नली लगाई है, ऊपर हमने एक गुब्बारे की झिल्ली लगाई है या रबड़ की थैली लगा सकते हैं हम लोग। लगा दिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, को अपने एक कान के पास रखिए। देखिए नली के एक सिरे को कान के पास रख रखा है, यहाँ दिखाया गया है चित्र में, और जो कीप वाला हिस्सा था उसको आपने हार्ट पर रखना है, बाईं साइड कान के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष स्थल यानी हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल मंद आएगी ध्वनि। आपको पता है कि हृदय स्पंद जो है वो बहुत तेज़ सुनाई नहीं देते हैं। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई दे रही है? यह ध्वनि हृदय स्पंदनों की है यानी हार्ट के धड़कने की है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? 4-5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों की तुलना कीजिए, यानी जितना पहले धड़क रहा था उतना ही धड़क रहा है या तेज़ी से धड़क रहा है दौड़ने के बाद। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4-5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन, नाड़ी स्पंदन, पल्स दर जो है वो सारणी 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। अब देखो, पहले तो नॉर्मली जब आप आराम की अवस्था में बैठे हो तो आपकी और आप अपने मित्रों की हृदय स्पंदन दर ज्ञात करो और सारणी में नोट करो। फिर 4-4, 5-5 मिनट या 6 मिनट दौड़ो और दौड़ने के बाद में फिर से दोबारा से आपकी धड़कन जो है वो नोट करो और सारणी में लिखो। क्या कोई स्पंदन दर के बीच में कोई अंतर दिखाई दे रहा है या कोई संबंध दिखाई दे रहा है? ठीक है। प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनियों में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। यही आपकी हार्ट बीट रेट है ना, कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है। ये रही आपकी सारणी और यहाँ पे आपको नोट करना है हृदय स्पंदन और स्पंदन दर, है ना। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कॉलम में छात्र का नाम लिखना है। दूसरा, विश्राम के समय हृदय स्पंदन कितने थे, ठीक है। स्पंदन दर क्या आई, कितने थे 1 मिनट में, जितने धड़केंगे उतनी स्पंदन दर होगी। फिर दौड़ने के बाद में हृदय स्पंदन कितने थे, स्पंदन दर कितनी आई है, आपको भरना है, कॉपी में बनानी है। हृदय की विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थों के परिवहन को बनाए रखती है ना। नियमित रूप से जब हृदय फैलता और सिकुड़ता है, हृदय की जो दीवारें हैं कक्षों की वो फैलती और सिकुड़ती है क्योंकि पेशियों की बनी है, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है रक्त में विभिन्न पदार्थों को रक्त के साथ भेजने की शरीर में। अब देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी 1578 से 1657 ईस्वी में। नामक एक चिकित्सक ने की थी। ये डॉक्टर थे पेशे से, है ना, अंग्रेज चिकित्सक थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है यानी बहता है, कंपन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया, हंसी उड़ाई गई उनकी, और उन्हें परिसंचारी या सर्कुलेटर नाम से बुलाया जाने लगा। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया क्योंकि क्या समझते थे लोग कि ये जो है मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं, पागल हो गए हैं। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता भी मिल गई, है ना। और वो मरे ना, उसके पहले ये चीज़ सत्य भी हो गई, ये चीज़ जो है वो सत्यापित हो गई कि वास्तव में परिसंचरण जो है वो होता है हमारे शरीर में। बुझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है? स्पंज और हाइड्रा जलीय जीव हैं दो बच्चों। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है, यानी जल के साथ ही उनके अंदर चले जाते हैं ये पदार्थ। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अवशेष पदार्थों को लेकर बाहर निकल जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य
अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि जिस तरह से ऑक्सीजन है फेफड़ों से प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है रक्त के द्वारा, तो प्रत्येक कोशिका में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी रक्त के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये तो हुआ केवल कार्बन डाइऑक्साइड की बात। इसके अलावा बहुत सारे विषैले पदार्थ जो हैं वो अपशिष्ट के तौर पे विभिन्न जैविक क्रियाओं में हमारे शरीर में बनते हैं, तो उनकी भी निकासी जरूरी है। तो क्या उनकी निकासी भी फेफड़ों द्वारा होती है? नहीं, फेफड़ों द्वारा नहीं होती है। प्रत्येक टॉक्सिक पदार्थ को या प्रत्येक विषैले पदार्थ को निकालने के लिए अलग अलग अंग जो है वो हमारे भूमिका निभाते हैं, और उसमें से भी रक्त से स्पेशली ऐसे रासायनिक पदार्थों को छानने के लिए हमारे पास में 2 किडनियाँ हैं। क्या है? हमारे 2 गुर्दे जो है ना, किडनीज़ कहते हो आप, वो है। वो हमारे जो रक्त से अशुद्धियाँ हैं उनको छान करके कुछ तो मूत्र के द्वारा जो है बाहर उत्सर्जित कर देते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार जो है वो कुछ पदार्थ हमारी श्वेत ग्रंथियों का जो स्त्राव है पसीना, उसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो आपने देखा कि अलग अलग अंगों के द्वारा हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जा रहा है, और ये अंग सभी जो है उत्सर्जी अंग कहलाएंगे। सभी उत्सर्जी अंग मिलकर हमारे शरीर में जिस तरह से परिसंचरण तंत्र था वैसे ही उत्सर्जन तंत्र बनाएंगे। तो सबसे पहले जंतुओं में उत्सर्जन देखेंगे हम लोग। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन यानी श्वास को बाहर निकालने के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है, बता दिया था मैंने आपको। यह भी ध्यान में रखिए कि अपचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में मुक्त होते हैं या निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं यानी जहरीले होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जन में भाग लेने वाली सभी अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग जो टॉक्सिक पदार्थ हैं वो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, कुछ अंगों के माध्यम से, और वो अंग मिलकर क्या बनाते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी अपशिष्ट को शरीर से बाहर त्यागना। तो ये पदार्थ जो विभिन्न जो टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, जो विषैले पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में, वो किससे निकलते हैं? विभिन्न अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं, और वो अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। कल हम लोग जो ह्यूमन में उत्सर्जन तंत्र यानी हमारे उत्सर्जन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे कल के वीडियो से। और आज आपको क्या करना है, यहाँ से आज आपको एक तो ये जो डिब्बे में बंद है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की और कब की, इसके अलावा ये सारणी बनानी है और अपने कोई भी 5 या 10 दोस्तों की हृदय स्पंदन दर उसमें लिखनी है। हमेशा याद रखिए कि दौड़ने के पश्चात स्पंदन दर ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की खपत, ऊर्जा की खपत जो है वो बढ़ जाती है बच्चों। इसके अलावा स्टेथोस्कोप निर्माण कैसे किया हमने, उसको बनाने की विधि लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स।